नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी लोग। जय हिंद, वंदे मातरम। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत ही बेहतर होंगे। आप लोग पुनः से विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हम आप सभी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा यानी टीजीटी हिंदी उत्तर प्रदेश 2021 के मॉडल पेपर को, जिसमें हम सभी लोग 125 प्रश्न आज की श्रृंखला में देखने वाले हैं, जो आगामी आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, DSSS व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। तो एक बार आप सभी लोग सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और चैनल के ऊपर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और पूरे धैर्य को बना करके आज की कक्षा को वॉच करिएगा। हम बगैर किसी इंतज़ार के शुरुआत करेंगे टीजीटी हिंदी 2021 के व्याख्यात्मक मॉडल पेपर को। तो चलिए देखते हैं हम लोग। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। इस श्रृंखला में हम लोग व्याख्या के ऊपर कम ध्यान देंगे, क्योंकि पूरे 125 प्रश्न हम लोगों को कवर करने हैं तो समय लगेगा। आज्ञ विज्ञ, अद्यतन पुरातन, अजय विजय, अर्वाचीन नवीन। विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म इनमें कौन सा है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी अर्वाचीन नवीन। ये एक ही है, पर्यायवाची नहीं है। और आज्ञ विज्ञ सही है, अद्यतन पुरातन, अजय विजय ये सब सही है। फिर अगला है लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत, प्रत्यागत। तो आप सभी जानते हो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है? विकल्प डी, यानी कि प्रत्यागत। फिर अगला प्रश्न है कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका, नदी, बिजली, रात्रि। कूलंकषा किसका पर्यायवाची है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि ये नदी का पर्यायवाची है। फिर वीणा पाणी में समास है। आप सभी लोग जानते हो इसमें कौन सा समास है? कर्मधार है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्विगु। तो वीणा पाणी में आपका समास कौन सा होगा? विकल्प सी, बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? आपको बताना है फटाफट। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, रामविलास शर्मा जी की यह पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही होगा वर्तनी की दृष्टि से। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी, आभ्यंतरिक होता है, ये लिखा जाता है, और बाकी सब इसके रूप गलत हैं। अगला प्रश्न है लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं। पंक्तियों के सृजेता हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले, भवानी प्रसाद मिश्र। लीक पर वे चलें जिनके चरण दुर्बल और हारे हैं, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पंथ प्यारे हैं, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की काव्य पंक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक हैं वीरनंदी, धनंजय, मुनिजिन विजय, वादिराज। पार्श्वनाथ चरित्र के लेखक कौन है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प डी, यानी वादिराज की रचना है ये पार्श्वनाथ चरित्र। अगला प्रश्न है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, न भूपाल में थी, उपरिक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की हैं? अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना, अपहनुति। जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी, ना भोपाल में थी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, परिसंख्या अलंकार है। फिर दूसरा प्रश्न अलंकार से ही है जहाँ राधा आनन उदित, निसबासर आनंद,
तहाँ कहाँ अरविंद है, कहाँ बापुरो चंद पंक्ति में अलंकार है। रूपक, प्रतीप, अनन्वय, दीपक। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प बी प्रतीप अलंकार है। कौन सा? प्रतीप अलंकार। अगला प्रश्न है, ऊट पटांग शब्द में समास होता है बहुव्रीहि, द्वंद्व, द्विगु, तत्पुरुष। तो ऊट पटांग शब्द में कौन सा समास होगा? विकल्प डी तत्पुरुष समास, और इसमें अलुक तत्पुरुष समास होगा। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला है, गुरवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा संधि विच्छेद सही है। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी गुरु धन ए बराबर गुरवे बनेगा, और आपको कमेंट बॉक्स में बताना इसमें संधि कौन सी है। अगला प्रश्न है, जिस समस्त पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास। तो सही जवाब क्या होगा? आप सब लोग जानते हैं, जिस समास में ना तो पूर्व पद ना ही उत्तर पद, दोनों के बजाय कोई अन्य अर्थ की प्रधानता होती है, तो उसमें कौन सा समास होगा? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए बहुव्रीहि समास होता है। फिर अगला प्रश्न है, कलचुर्य राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउरबेल, कुवलय माला कथा, वर्ण रत्नाकर। कलचुर्य राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से इसमें संबंधित ग्रंथ कौन सा है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपका उत्तर होगा विकल्प बी राउरवेल। फिर अगला प्रश्न है, ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार, अमृतलाल नागर, यशपाल, उषा प्रेमदा। ज्ञानचंद जैन की रचना है कथाशेष, और ये इसमें जीवनी है। किसके जीवन से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी अमृतलाल नागर के जीवन से। फिर अगला प्रश्न है, अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया है? रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये मोस्ट प्रश्न है, कई बार पूछा गया है लगातार। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? आपका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प सी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। अगला है, प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ये कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, अध्यापक पूर्ण सिंह। प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग भी है। ये कथन किसके प्रति है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? सही जवाब होगा विकल्प बी, यानी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है। फिर अगला प्रश्न, ये अलंकार से आपके सामने आया हुआ है, आपको बताना है इसमें कौन सा अलंकार है। यानी इस प्रश्न पत्र में अलंकार से आया हुआ तीसरा प्रश्न। तो आप देख पाएंगे कि जो है कहाँ कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, यानी रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है, गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000, 10,000। ये क्या है? संस्कृत संख्याओं से पूछा जा रहा प्रश्न आपके सामने है। गणनावाचक शब्द आयुतम, तो आयुतम का मतलब क्या है? आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी कि 10,000। फिर अगला प्रश्न है, मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता, संजीव। मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक कौन हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प ए, चंद्रकिशोर जायसवाल जी की है। अगला प्रश्न है,
हिमाद्य तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। तो इन पंक्तियों को पढ़ने से ही आपको लग गया होगा इसमें कौन सा गुण है, यानी ओज है। ओज की बात कही जा रही है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता। कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत, अपराजिता, कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, अपराजिता। ये रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है और बाकी ये सब कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत नरेंद्र शर्मा के काव्य संग्रह हैं। अगला है, बैलगाड़ी में समास कौन सा है? द्वंद्व, दिगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है बताना है आपको। जवाब क्या होगा? विकल्प डी, तत्पुरुष समास, अर्थात बैल के लिए, गाड़ी के लिए संप्रधान तत्पुरुष। फिर अगला है, प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। नीलू, नीलिमा, नीलोफर, जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, खुदा सही सलामत है, रविंद्र कालिया, मुझे चांद चाहिए, सुरेंद्र वर्मा। तो प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि में लिखा गया उपन्यास कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, नीलू, नीलिमा, नीलोफर। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला प्रश्न है, विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कायाकल्प और कर्मभूमि। विनय और सोफिया किस उपन्यास के पात्र हैं? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, रंगभूमि। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना ये सभी उपन्यास किसके हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है युष्मद शब्द के चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप कौन से हैं। तो युष्मद शब्द चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप इनमें कौन से हैं? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, तुभ्यम तथा ते। ये हैं चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद, प्रलय। इनमें से कौन सा सात्विक अनुभव नहीं है? तो क्या होगा सही उत्तर आपका? आपका जवाब होगा विकल्प सी, विषाद ये सात्विक अनुभव नहीं है। रोमांच, कंप, प्रलय ये सभी क्या हैं? सात्विक अनुभव हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब, शराब। कौन सा इनमें से स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, ये शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। और जवाब, गुलाब, हिसाब ये सब पुल्लिंग है। उसके बाद अगला है, द्रच्छति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? बताना है आप लोगों को। द्रच्छति शब्द है दृश्य धातु के किस लकार, किस वचन और किस पुरुष का है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, यानी द्रच्छति शब्द जो है लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन का है। आगे बढ़ेंगे सभी लोग। अगला प्रश्न है, विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मोरदहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, वटवृक्ष की छाया में। विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? तो कौन सा इसमें आपका जवाब सही होगा? विकल्प डी, वटवृक्ष की छाया में। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक मार्कंडेय की कहानी नहीं है? महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। महुए का पेड़, रामलीला, पान फूल, हंसा जाए अकेला। कौन सी कहानी नहीं है मार्कंडेय की? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी,
रामलीला ये कहानी नहीं है। महुए का पेड़, पान फूल, हंसा जाए अकेला, ये सभी मार्कंडेय की कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार जो है लगाना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और आपको बताना है इनमें सही क्रम कौन सा होगा। तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? जवाब क्या होगा? विकल्प बी, अर्थात पहले भारत भारती, फिर साकेत, फिर यशोधरा, उसके बाद जय भारत। फिर अगला प्रश्न है, हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की कल्पना यानी स्थापना करने वाले विद्वान हैं। माता प्रसाद गुप्त, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास, गणपत चंद्र गुप्त। बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान कौन हैं? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, गणपति चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास, भारवी, माघ, श्रीहर्ष। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते, यह उक्ति किसकी है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, कालिदास जी की उक्ति है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था? सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, सत्य हरिश्चंद्र। फिर है, प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति युक्त उद्बोध विधायिनी, स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। ये उक्त कथन किसका है? मम्मट, वाग्भट्ट, रुद्रट और विश्वनाथ। किसका कथन है ये? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, वाग्भट्ट का है। प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्ति युक्त उद्बोध विधायिनी, स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी, ये कौन कहता है? वाग्भट्ट जी। अगला प्रश्न है, संस्कृत के प्रथम नाटककार हैं? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भास। कौन है संस्कृत के प्रथम नाटककार? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी कि भास महोदय। अगला है, प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया है? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय, नागार्जुन। प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस कवि ने किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, मुक्तिबोध। फिर हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, अबू सईद बदायूनी। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया है? तो आपका उत्तर माना जाएगा विकल्प सी, यानी अबू सईद ने हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा। इनमें से कौन सा नाम योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए, पुतलिपा ये योगी है और मणिभद्रा, कनखलापा, लक्ष्मीकरा ये योगिनियाँ हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, सेतु पुल्लिंग है, वायु, रेणु, रज्जु ये स्त्रीलिंग है। फिर अगला प्रश्न है, उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। ये कथन किसका है? बाबू गुलाब राय, गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, यानी बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? पा, भा, धा, फा। इनमें से कौन सी ओष्ठ ध्वनि नहीं? पा, फा, बा, भा, ये तो सब ओष्ठ है। तो जो नहीं है आपका ता, था, दा, धा, ये सब किस में आता है? दंत ध्वनि में। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका,
रानी केतकी की कहानी नासकेतोपाख्यान। क्या पूछा जा रहा है? किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबद्ध नहीं है? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, रानी केतकी की कहानी इंशाअल्लाह खां की है और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं जुड़े हैं। प्रेम सागर लल्लूलाल, लाल चंद्रिका लल्लूलाल, नासकेतोपाख्यान सदल मिश्र, ये क्या है, इनके रचनाकार जुड़े थे फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन को जो है क्या है, असत्य बताना है। तो कौन सा असत्य है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है। क्या ये बात सही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा, ये सही है। फिर है, दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है, ये भी सही है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, ये भी सही है। अब जो गलत है आपका उत्तर है यही, विकल्प डी, रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, ये क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ, प्रदीप जायसवाल, सत्यकेतु विद्या अलंकार, डॉक्टर धर्मवीर। वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, ऋषिकेश सुलभ की कहानी है वध स्थल से छलांग। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारी दास, ब्रजनाथ, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा। तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये प्रसिद्ध कथन किसका है? विकल्प ए, भिखारी दास जी का। अगला है, तवलकार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सा तवलकार का संधि विच्छेद होगा। तो आपका जवाब क्या होगा? विकल्प भी, तव धन लिरकारा बराबर तवलकारा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गारसद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तवार दला लितरेतुर इंदोई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? 1848, 1868, 1871, 1888। दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प सी, 1871 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकारों का असंगत युग्म कौन सा है? हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, फूल नाम है एक त्रिलोचन, नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र, लोग भूल गए हैं शमशेर बहादुर सिंह। इनमें से असंगत पूछ रहा है। तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, लोग भूल गए हैं, ये जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना नहीं है। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल सही है। फूल नाम है एक त्रिलोचन की है, सही है। नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र की है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव की माता का नाम था? लक्ष्मी, वितस्तता, रूपना, तृप्ता। गुरु नानक देव जी की माता का नाम क्या है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, तृप्ता नाम है। हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आप में से कोई नया है, पहली बार हमारे चैनल के ऊपर आया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन इसी तरह मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, इसमें छंद कौन सा है? दोहा, बरवे, सोरठा, रोला। तो इसमें कौन सा छंद है इन पंक्तियों में? आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि इसमें बरवे छंद है। फिर अगला प्रश्न है, एक ही कथानायक चेतन उपेंद्रनाथ के उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? कीर्ति दीवारें, शहर में घूमता आईना, गर्म राख, एक नन्ही कंदील। किसका नायक नहीं है चेतन? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प सी, गर्म राख। और गिरती दीवारें, शहर में घूमता आईना, एक नन्ही कंदील, इन सब का नायक जो है चेतन है। फिर अगला प्रश्न है, पंछी का पर्यायवाची नहीं है? खग, शकुनी, शकुंद, शकुंत, इनमें से कौन पक्षी का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका जवाब होगा कौन सा सही होगा? विकल्प सी, शकुंद ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। खग, शकुन, शकुंत ये सब पक्षी के पर्यायवाची हैं। अगला है,
संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास, भारवी, भवभूति, बाणभट्ट। पद वाक्य प्रमाणज्ञ का विशेषण किस कवि ने अपने लिए किया है? तो आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए विकल्प सी, यानी कि भवभूति जी ने। अगला प्रश्न है, कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, बच्चन सिंह। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, तो ये किसका कथन है? आपका जवाब होगा विकल्प डी, बच्चन सिंह का कथन है। अगला प्रश्न है, लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल। तो इनमें कौन सा सही नहीं है? विकल्प ए, लोट लकार आज्ञार्थक होता है जबकि यहाँ संभाव्य दिया इसलिए गलत है। लट लकार वर्तमान काल सही है, लट लकार भविष्य काल सही है, लंग लकार भूतकाल सही है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, हिंदी साहित्य कोश, हिंदी साहित्य सागर, हिंदी चरित सागर। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में छपा था। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730, 1741, 1750, 1761। भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से कौन सा है? तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी, यानी कि 1741 में। फिर अगला प्रश्न है, शोभा सरसाने ना बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये पंक्ति किसकी है? देव, सेनापति, मतिराम, चिंतामणि। शोभा सरसाने ना बखाने जात केहूँ भांति, आने हैं पहाड़ मानो काजर के ढोए के। ये पंक्ति किसकी है? आपका उत्तर होगा विकल्प बी, यानी कि सेनापति जी की पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी, ब्राह्मण। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो आप सभी का सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प ए, शौरसेनी अपभ्रंश से। अगला प्रश्न है, गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई है? 1555, 1558, 1560, 1565। गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने अष्टछाप की स्थापना कब की है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, यानी 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषेय, मायावी, सजावट। तद्धित प्रत्यय वाला कौन सा शब्द इसमें नहीं है? तो बताना है आपको। आपका सही उत्तर क्या माना जाए? विकल्प डी, सजावट में तद्धित प्रत्यय नहीं है। इसमें कौन सा है? कृत प्रत्यय है। कौन सा? कृत प्रत्यय है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि प्रत्येक चरण में होते हैं, यानी इसका सही जवाब आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने हैं और सही उत्तर इसका क्या होगा आपको बताना है। चौथा विकल्प भी आपके सामने है, द्रुत विलंबित छंद का। तो आपका उत्तर होगा इसमें विकल्प डी, द्रुत विलंबित छंद में एक नगण होता है, 2 भगण होते हैं, 1 रगण के क्रम में कुल 12 वर्ण इसमें होते हैं। आगे बढ़ेंगे। अगला है आपका, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र, जोइंदु, धनपाल, सोमनाथ। अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, यानी कि जोइंदु जी ने अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किया है, यानी उनसे माना जाता है। फिर अगला है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। उपन्यास रहस्य शीर्षक से निबंध संग्रह किसका है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प ए, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान, दाहिना। इनमें से कौन सा नहीं है तद्भव शब्द?
तो आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प ए राजा, ये तद्भव नहीं है। खेत, किसान, दाहिना, ये सब क्या है? तद्भव है। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक, सार्वजनीन। तो समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विकल्प सी सार्वभौमिक। भौमिक मतलब भूमि। अगला है पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप है। आपको बताना है, 4 विकल्प आपके सामने हैं। पितृ शब्द का सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों के रूप आपको बताना है। तो आपका जवाब क्या माना जाएगा? विकल्प बी आपका उत्तर होगा, यानी पितरि, पित्रोह, पितृषु, ये बनेगा सप्तमी के तीनों वचनों में, पितर, पित्रोह, पितृ। अगला है नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा। बताना है इसमें कौन सा बनेगा? नदी कोश भर टेढ़ी है, इसका संस्कृत अनुवाद क्या बनेगा? तो आपका सही जवाब होगा यानी कि विकल्प सी, नदी क्रोशम कुटिला। फिर अगला है हिंदी के विकास के संबंध में निम्नांकित कथनों में से एक असत्य है। असत्य कौन सा है, उस पर आपको ध्यान देना और सत्य भी देखना है। तो कौन सा असत्य है? हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, ये तो सही है। हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, ये भी सही है। हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है, ये भी सही है। तो फिर गलत कौन सा है आपका? वो होगा विकल्प ए, उत्तर के रूप में यही गलत है। क्या इसमें कहा जा रहा है हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ? ये गलत है। उसके बाद में अगला आपका प्रश्न है, शयन में संधि है, कौन सी संधि है? अयाद संधि, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। शयन शब्द में कौन सी संधि है, आपको बताना है। तो शयन में जो है आपकी अयादि संधि है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की हैं? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, निराला। वो उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी की ये पंक्तियाँ हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, मैं तुम्हें यानी तुम्हें सौंपता हूँ, किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन, शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प डी, त्रिलोचन की काव्य रचना है तुम्हें सौंपता हूँ। अगला है, किंतु यह उस दिन सिद्ध हुआ जब भी कोई अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता और कृति का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती, एक कंठ विश्वाई दुष्यंत कुमार, एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ कि जब भी कोई अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। ये पंक्तियाँ जो है अंधा युग से ली गई हैं, जो कि धर्मवीर भारती जी की रचना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 15, 51, 99, 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी, 105 अलंकारों का। फिर है, आचार्य भरतमुनि नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया माना गया है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अभिनय को कहाँ से लिया है भरतमुनि ने? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, यानी अभिनय को भरतमुनि ने यजुर्वेद से लिया है। आगे बढ़ेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों के विषय में एक कथन असत्य है। देखते हैं इनमें कौन सा असत्य है। इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, ये सही है।
सभी नाटक संधियाँ होती हैं। ये सर्गों में विभक्त होता है, ये भी सही है, सर्गों में विभक्त होता है। इसके आरंभ में देवादि नमस्कार आशीर्वाद का वस्तु निर्देशन होता है, ये भी सही। गलत क्या है? विकल्प बी आपका ये गलत है। यही आपका उत्तर। इसमें सभी रस प्रधान होते हैं, ये जो सभी लगा हुआ रस प्रधान होते हैं ये गलत है। यही आपका उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, विलियम ग्राउस, जॉर्ज गिलक्राइस्ट और फ्रेडरिक पिनकॉट। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी का लेखक कौन है? तो आपका सही जवाब इस प्रश्न के लिए माना जाएगा विकल्प सी, गिलक्राइस्ट की रचना है डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी, उदय प्रकाश। एक दिन बोलेंगे पेड़, ये रचना किसकी है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, राजेश जोशी जी की। फिर है, वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा, शिवपूजन सहाय, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय। वे दिन वे लोग, ये संस्मरण किसका है? तो आपका सही उत्तर होगा विकल्प बी, यानी शिवपूजन सहाय जी। अगला प्रश्न आपके सामने, लिपि के विकास का क्रमिक सोपान यानी सही कौन सा होगा? क्या होगा लिपि के विकास का सही क्रम? आपको बताना है। विकल्प आप सभी के सामने हैं, फटाफट से अपना उत्तर करना है। क्या होगा सही क्रम लिपि के विकास का? तो इस प्रश्न के लिए आपका सही जवाब होगा विकल्प सी, यानी पहले चित्रलिपि, फिर सूत्रलिपि, फिर प्रतीकात्मक लिपि, उसके बाद में भावमूलक लिपि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चेहरे अनेक किसकी आत्मकथा है? क्या है ये आत्मकथा है? किसकी है? नेमिचंद्र जैन, धर्मवीर भारती, इलाचंद्र जोशी, उपेंद्र नाथ। बड़ी ही शानदार आत्मकथा है ये चेहरे अनेक। तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प डी, यानी उपेंद्र नाथ अश्क की आत्मकथा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थ निर्दिष्ट करने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग अन्य तीन से भिन्न है? आव, अप, परि, दुर। कौन इनमें से तीन से भिन्न है अर्थ निर्दिष्ट की दृष्टि से? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? सही जवाब होगा कौन सा माना जाएगा? विकल्प सी, परि। परि क्या है? ये अव, अप, दुर से भिन्न है, यानी अलग है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान। इस वाक्य में काव्य का कौन सा दोष है? न्यून पदत्व, पुनरुक्ति, क्लिष्टत्व, अक्रमत्व। तो इसमें कौन सा दोष है इस प्रश्न में? सबको जानत तुम्हें सारे जगत जहान, इसमें पुनरुक्ति दोष है। जगत और जहान दो बार आ रहा है, जगत का मतलब भी जहान है, नहीं आना चाहिए। फिर है, नमः शब्द के योग में विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी। तो नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वफट योगांश, इनके योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, यानी आपका उत्तर क्या होगा? विकल्प डी, चतुर्थी विभक्ति होगी नमः के योग में। अगला प्रश्न है, अखिल भुवन चराचर जग हरिमुख में लखि मातु, चकित भई गदगद वचन, विकसित द्रग पुलकातु। इसमें रस कौन सा है? अद्भुत रस, भयानक, बीभत्स रस, वात्सल्य रस। तो चकित भई, जहाँ चकित हो जाएगा कोई तो कौन सा रस हो जाएगा? वहाँ पर आप सब जानते हैं, वहाँ पे हो जाएगा अद्भुत, यानी आश्चर्य, अद्भुत रस हो जाएगा। फिर अगला है, पौन मया करि घूंघट टारें, दया करि दामिनी दीप दिखावें। काव्य पंक्ति किस कवि की है? नेही नागरीदास, पद्माकर, देव ग्वाल कवि। पौन मया करि घूंघट टारें, दया करि दामिनी दीप दिखावें, ये पंक्तियाँ किसकी हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प ए, नेही नागरीदास जी। फिर अगला प्रश्न है, संत काव्य परंपरा का कौन सा काव्य अपनी विद्वता के कारण प्रसिद्ध है? धर्मदास, रविदास, सुंदरदास, रज्जव। विद्वता के कारण संत काव्य में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, यानी कि सुंदरदास। फिर अगला है, पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया था? मगन ठाकुर, आलो उजाला, नसीरुद्दीन हुसैन, सुजाउद्दौला। पद्मावत का बंगला अनुवाद किसने किया है? आपका उत्तर है विकल्प बी, आलो उजाला। अगला प्रश्न आपके सामने, अभिज्ञान
कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? 15, 18, 20, 24। कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कितने प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है? तो आपका सही उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प आपका सही होगा डी, यानी 24 प्रकार के छंदों का प्रयोग कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में किया है। अगला प्रश्न है, सनि कज्जल चकझक लखन उपजो सुदिन सनेहु, क्यों न नृपति हुई भोगी वे लहि सुदेशु सब देहु। बिहारी के उपयुक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष है? वैदक्य ज्ञान, राजनीति, देशाटन, ज्योतिष ज्ञान। तो इन पंक्तियों में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है बिहारी के इस दोहे में? तो आपका उत्तर होगा विकल्प डी, ज्योतिष ज्ञान की बात की जा रही है। अगला है, हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, पंक्तियाँ किस ग्रंथ से ली गई हैं? पद्मावत, रामचरितमानस, कबीर परचई, बीजक। हम तो भगत मुकत में आया गुरु प्रसाद राम गुण गाया, तो ये पंक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं? आपका उत्तर होगा विकल्प सी, यानी कबीर परचई से। अगला है, झोपड़ी से राजभवन किस साहित्यकार की आत्मकथा है? शिवराज सिंह बेचैन, माता प्रसाद सोहनपाल सोमनाक्षर, हरपाल सिंह अरूष। झोपड़ी से राजभवन ये आत्मकथा किसकी है? तो आपका जवाब है विकल्प बी, माता प्रसाद जी की। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? अंग्रेजी, फ्रेंच, पुर्तगाली, डच। अंग्रेजी किस भाषा का शब्द है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, अंग्रेज ये जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर है, कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख ये कहानी किसकी है? तो सही उत्तर है आपका विकल्प बी, काशीनाथ सिंह जी की। अगला प्रश्न है, ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, दिल्ली। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में सर्वोच्च देवलोक किसे कहा गया है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प सी, यानी न्यूयॉर्क को कहा गया है। अगला प्रश्न है, खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक हैं मरुधर मर्दुल, हरिसुमन विष्ट, सीतेश आलोक, वल्लभ डोभाल। खुली आँखों का सपना यात्रा वृत्त किसका है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प ए, मरुधर मर्दुल का यात्रा वृत्त है खुली आँखों का सपना। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है? 1865, 1890, 1885, 1850। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है रचना का नाम है हिंदी भाषा। इसका प्रकाशन कब हुआ है? तो आपका उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? बताना है आप सभी को सही जवाब क्या होगा। तो आपका जवाब होगा विकल्प यानी सी, 1885 ईस्वी में। फिर है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, धर्मप्रभ सूर्य, रामचंद्र सूरी। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? तो आपका उत्तर इस प्रश्न के लिए क्या होगा? आपका जवाब है विकल्प डी, रामचंद्र सूर की रचना है निर्भय भीम व्यायोग। अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं किस प्रकार के होते हैं? दीर्घ, अघोष, महाप्राण, अल्प प्राण। तो आप लोग जानते हैं सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अगला प्रश्न है, नाटकों और नाटककारों में कौन सा सुमेलित नहीं है? रघुकुल रीत, जगदीश चंद्र माथुर, मिस्टर अभिमन्यु, लक्ष्मीनारायण लाल, एक सत्य हरिश्चंद्र, लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोपा कादान, विनोद रस्तोगी। कौन इनमें से सही नहीं है? तो इस प्रश्न के लिए कौन सा सही जवाब होगा? विकल्प सी, ये सही नहीं है। रघुकुल रीत जगदीश चंद्र माथुर का नाटक है, मिस्टर अभिमन्यु लक्ष्मीनारायण लाल का नाटक है, गोपा का दान विनोद रस्तोगी का नाटक है, एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मीनारायण मिश्र का नहीं है। अगला है, टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास कृतकुमार संभव के कितने सर्गों पर संजीवनी लिखी है? 4, 6, 8, 10। टीकाकार मल्लिनाथ ने कालिदास की रचना कुमार संभव के कितने सर्गों पर
संजीवनी लिखी है? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प सी यानी कि 8 सर्गों पर। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर जाती है उस आधार में कौन सा कारक होता है? संप्रदान, अपादान, संबंध, करण कारक। तो जब कोई अलग होता है किसी चीज़ से तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने कौन सी रचना अपनी शारीरिक पीड़ा से मुक्ति के लिए लिखी थी? विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक, रामचरितमानस, जानकी मंगल। तो आप सभी लोग जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा? विकल्प बी, हनुमान बाहुक रचना तुलसीदास ने शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए लिखी थी। अगला प्रश्न है, निबंध वो गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदता पूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? श्याम सुंदर दास, भगीरथ मिश्र, भारतेंदु, डॉक्टर नगेंद्र। प्रश्न एक बार पुनः देखते हैं। निबंध वो गद्य रचना है जिसमें लेखक किसी भी विषय पर स्वच्छंदतापूर्वक परंतु एक विशेष सौष्ठव, संगीत और वैयक्तिकता के साथ अपने भावों, विचारों और अनुभवों को व्यक्त करता है। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो आपका सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प बी यानी भगीरथ मिश्र जी। अगला प्रश्न है आपके सामने, विधा की दृष्टि से सुमेलित नहीं है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये क्या है? सही है, पत्र साहित्य है। अत्र कुशलम तत्रास्तु, ये पत्र साहित्य है यानी सही है। फिर है अपनी धरती अपने लोग, ये क्या है? आत्मकथा है, ये भी सही है। व्यक्तित्व की झांकियाँ, ये रेखा चित्र है, ये भी सही है। फिर गलत क्या है? शांति निकेतन से शिवालिक यात्रा वृत्तांत जो है यानी कि नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला है, सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कौन कहता है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर बच्चन सिंह। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, ये कथन किसका है? विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला कथन है, अंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 4 विकल्प आपके सामने हैं। अंतड़ियों में बल पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, हंसते हंसते पेट में पीड़ा हो जाना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से तथा समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ? रघुवंश, शिशुपालवध, किरातार्जुनीयम, कुमार संभव। किस ग्रंथ का आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से हुआ है? तो आपका जवाब होगा विकल्प सी, किरातार्जुनीयम का जो है आरंभ श्री शब्द से और समापन लक्ष्मी शब्द से होता है। अगला प्रश्न है, प्रज्ञा नव नवो उन्मेषशालिनी प्रतिभा मता किसकी उक्ति है? कुंतक, मम्मट, भट्टलोलट, भट्टतौत। प्रज्ञा नव नवो उन्मेषशालिनी प्रतिभा मता, ये उक्ति किसकी है? आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी भट्टतौत की। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा घोष महाप्राण है? यानी घोष भी होना चाहिए, महाप्राण भी होना चाहिए। कौन सा इनमें से है घोष और महाप्राण? तो आपका जवाब होगा विकल्प डी यानी कि हाँ, ये घोष भी है और महाप्राण भी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गिरिजा, अपर्णा, शैलजा, शिवानी, कौन नहीं है पार्वती का पर्यायवाची? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, अपर्णा और गिरिजा, शैलजा, शिवानी ये पार्वती के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतेंद्र हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। आषाढ़ माहात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। कौन सी रचना नहीं है इनमें से भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भारतेंद्र की रचना नहीं है, विकल्प ए आषाढ़ माहात्म्य और अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा, ये सभी रचनाएं भारतेंद्र जी की है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक कौन हैं? निम्बार्काचार्य, शंकराचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। कौन है ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक यानी कि प्रवर्तक? तो आपका उत्तर क्या माना जाएगा? विकल्प सी, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य। अगला प्रश्न है, साखी सबदी दोहरा कहि कहिनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। पंक्तियों के रचनाकार हैं तुलसीदास, कबीरदास,
मलिक मोहम्मद जायसी। किसकी है ये पंक्तियाँ? तो आपका सही उत्तर किसका माना जाएगा इस प्रश्न के लिए बताना है फटाफट से। साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उपखान, भगत निरूपहि भगत कलि निंदहि वेद पुराण। तो आपका जवाब क्या होगा? ये तुलसीदास की पंक्तियां हैं, यानी विकल्प ए आपका सही उत्तर होगा। अगला है उदधि आय तेई बंधन की ना इत दस, माथ अमर पद लीना। पंक्तियों के रचनाकार हैं कुतुबन, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। तो ये पंक्तियां किसकी हैं आप सब जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत महाकाव्य से ली गई हैं। उदिध आय ते बंधन कीना इत दसमात अमर पद लीन्हा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, बताना है आपको। रात्रि, पंख, कार्यदैव। तो इनमें तद्भव कौन सा है? आपका जवाब होगा विकल्प बी, यानी कि पंख तद्भव है, बाकी सब तत्सम है। अगला प्रश्न आपके सामने है हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। इसे किस पुस्तक में अंकित किया था? कालचक्र, विद्यासुंदर, नील देवी, भारत दुर्दशा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा इस प्रश्न के लिए? विकल्प ए, यानी कालचक्र में भारतेंद्र जी कहते हैं हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इंपॉर्टेंट शानदार प्रश्न आपके सामने। प्रभा खेतान अपने अपने चेहरे, नासिरा शर्मा ठीकरे की मंगनी, सूर्यबाला अग्निपंखी, मृदुला गर्ग एक जमीन अपनी। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है वो आपको बताना है। तो जो सही नहीं है उत्तर होगा विकल्प डी, यानी ये गलत है। और अपने अपने चेहरे प्रभा खेतान की रचना है, ठीकरे की मंगनी नासिरा शर्मा की रचना है, अग्निपंखी सूर्यबाला की रचना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाअल्लाह खां, सदा सुखलाल नियाज। उर्दू को यामिनी भाषा कौन कहता है? तो आपका उत्तर होगा विकल्प बी, लल्लू लाल जी उर्दू को यामिनी भाषा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र बच्चन सिंह, रामचंद्र शुक्ल। किसका कथन है? तो आप सभी लोगों का इस प्रश्न के लिए सही जवाब क्या माना जाएगा? आपका उत्तर है विकल्प ए, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं काम भाव शरीर का सौंदर्य उनके वहाँ उत्सव के रूप में है, विद्यापति के संदर्भ में ये कथन रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। अगला है उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता है उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन। यह कथन किस आलोचक के प्रति है? रामचंद्र शुक्ल, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। क्या होगा सही जवाब इस प्रश्न का? उनकी आलोचना की प्रमुख विशेषता उनकी अनाविल दृष्टि और निर्मल विवेचन है। ये कथन किस आलोचक के प्रति है? तो आपका जवाब होगा विकल्प बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के प्रति ये कथन कहा गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपके सामने खड़ी बोली का एक अन्य नाम है, देखते हैं हम लोग। अंतर्वेदी, प्राची, कौरवी, हरियाणवी। तो खड़ी बोली का इनमें से अन्य नाम क्या है? विकल्प सी कौरवी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है विखंडनवाद का जनक किसको माना जाता है? कौन है विखंडनवाद का जनक? आपको बताना है। रूसो को, देरिदा, ससियो, रिचर्ड। तो विखंडनवाद के जनक कौन है? जॉक देरिदा को माना जाता है विखंडनवाद का जनक। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस खूबसूरत सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने उत्तर प्रदेश टीजीटी यानी प्रशिक्षित स्नातक चयन परीक्षा 2021 के मॉडल पेपर को देखा आप लोगों ने, जिसमें 125 प्रश्नों की महाश्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत की गई। हम उम्मीद करते हैं कि यह सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा, आपके लिए लाभदायक साबित होगा। आपकी आने वाली परीक्षाओं में यहाँ से महत्वपूर्ण लाभ मिल सकेगा। तो कक्षा को लाइक करिए, अपने साथी मित्रों में शेयर करिए, कक्षा को हाइप अवश्य कीजिए और अपने साथी मित्रों को, दोस्तों को हमारे चैनल से अवश्य जोड़ते रहिएगा। आप सभी लोगों का प्यार मिलता रहेगा, हमें ऊर्जा मिलती रहेगी, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को लगातार कक्षाएं देते रहेंगे। उन सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक आभार, धन्यवाद जो अंत तक सेशन को वॉच करते हैं और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज कराइएगा। आप सभी लोगों को हम मिलेंगे पुनः से
नए मॉडल पेपर के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।